हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट 2024 और 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 11th 12th फाउंडेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर, इवन जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी फिजिक्स सब्जेक्ट से जो भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी पढ़ना तो आसान होता है, बट फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चंस करना। तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। और साथ ही जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन सीरीज के अंदर, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम इफेक्टिवली, मतलब विद इन टाइम हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमको लगानी चाहिए, कौन से सिंपल हम कौन से मतलब कि शॉर्ट फॉर्मूले हमको यूज करने चाहिए, उन सभी ट्रिक के साथ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि फिजिक्स को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं नीट एग्जाम के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो जेई स्टूडेंट्स हैं वो अपने, अगर बेसिक से जाना चाहते हैं, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर हमको डिस्कस करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे 91 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, अप टू 91 क्वेश्चन। इन 91 क्वेश्चन को एक साथ कवर नहीं करेंगे अपन, 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसको कवर करेंगे ना। 3 मतलब 2 से 3 लेक्चर्स में हो सकते हैं। तो 91 क्वेश्चंस है, इन सभी को हमको डिस्कस करना है। तो आज जो मैं टॉपिक जो कवर करूंगा, है ना, अपन देखो, ये भी है कि अपन जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो टॉपिक वाइज करेंगे। तो किस तरीके से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर में, उस टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर जो कवर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कवर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस को भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम कवर करेंगे जो फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। फर्दर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी अपन कवर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अपन कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, वो 24 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यहाँ क्या पूछ रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये किसके लिए एप्लीकेबल है। क्या ये इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सल लॉ सब जगह एप्लीकेबल होता है। इज यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली? ऐसा भी नहीं है, केवल सैटेलाइट्स के नहीं, प्लैनेट्स वगैरह के लिए भी एप्लीकेबल होता है। कंट्रोल दी, तो इट मीन सेकंड इनकरेक्ट होगा। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, बिल्कुल रोटेशनल मोशन को कंट्रोल करता है सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के, ये हो सकता है सही। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। तो इट मीन हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मास पार्टिकल्स of 1 kg each are placed along x-axis at x is equal to 1, 2, 4, 8 infinite, then gravitational force on mass 3 kg placed at origin। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, हमको कहा जा रहा है कि एक कोई 3 kg का मास है ना, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो एक कोई 3 kg का मास है जो कि ओरिजिन पर प्लेस है। अब इससे x डिस्टेंस, यानी कि x जिसकी वैल्यू अलग अलग गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 4 गिवन है, 8 गिवन है, ऐसे इन्फानाइट टाइम्स तक है। तो अब हमको ये अलग अलग वैल्यू, अलग अलग पोजीशन पर मास प्लेस्ड है, 1 kg, 1 kg, 1 kg, मतलब सब जगह जो मास है वो इक्वल मास प्लेस है। तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी मासेस की वजह से इस 3 kg मास पर लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो ये कहता है कि किसी एक फोर्स, एक मास पर लगने वाला फोर्स डिफरेंट डिफरेंट मासेस के कारण वो होता है उन सभी के, मतलब उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, F1, F2, F3, इन सभी F4 सबको निकालते हैं और उन सभी का वेक्टर सम करते हैं। अब वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। तो देखो, चूंकि ये यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डायरेक्शन होती है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो मास की टूवर्ड्स होती है। तो हर एक मास, चाहे 1 kg, यहाँ ये वाला मास, चाहे ये वाला मास, चाहे 4 वाला मास, चाहे 8 वाला मास, हर एक मास के रीजन के कारण जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन लगेगा। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर वेक्टर सबकी डायरेक्शन सेम है तो आप सीधा इनका क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर कह सकते हो। तो कैपिटल जी सबके लिए सेम है, एम सेम है, स्मॉल एम भी सेम है, इनको कॉमन लोगे, एक्स की वैल्यू अलग अलग है तो आप यहाँ पर सबके लिए अलग अलग यूज करोगे। तो कैपिटल जी एज इट इज रखो, एम की जगह 3 रखेंगे क्योंकि 3 kg मास है, और स्मॉल एम सब सेम है 1 kg रखेंगे, और अंदर रहेगी हमारे पास वैल्यू 1 अपॉन एक्स यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 का 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 1 अपॉन 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक हमको इसका सम फाइंड करना है। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो बाद में जो सीरीज बन के आ रही है, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को हम बोलते हैं जीपी सीरीज, क्योंकि यहाँ पर सब जगह इनका जो रेशियो आ रहा है ना वो सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका सम फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं एज इनफाइनाइट टर्म्स का। एस इज इक्वल टू होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म, आर यहाँ पर कॉमन रेशियो। आर कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, आर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए टू अपॉन ए वन करो तो ए टू अपॉन ए वन। ए टू की वैल्यू आप ले सकते हो, ए टू की वैल्यू हमारे पास में 1 अपॉन 4, ए वन की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 4 में 1 का डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 4 ही बन के आएगा, तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई। तो बस अब इसको सिंपली आगे सोल्व करना है, तो सोल्व हम करेंगे तो कैपिटल जी मतलब 3g, और फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए की वैल्यू, जो ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म यानी 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन 4। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्व करेंगे तो 3g इंटू 1 अपॉन में एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 3/4 बनेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट करो, 4 को आप रेसिप्रोकल करोगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बन के आएगी 4g। तो इसका इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा 4g। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज एट ए डिस्टेंस d is apart is 6 Newton. If these masses are taken to the moon and kept at same separation, then the force between them will become. देखो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है पर ध्यान रखेगा, इजी है। अगर देखो कभी भी अगर ऐसा हो ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है कि अगर हमारे पास में कोई टू डिफरेंट मासेज है, अगर उनके बीच में कुछ एफ फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखो कि इन दोनों बीच फोर्स के, इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स एफ है ना, ये एफ किसी थर्ड मास की प्रेजेंस से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। इन दोनों मास के पास में चाहे मून रख दो, चाहे मार्स रख दो, जुपिटर रख दो, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जो पहले जो फोर्स लग रहा है ना एफ फोर्स, अभी भी एफ फोर्स ही लगेगा इन दो मासेस के बीच में। हाँ, अगर किसी एक मास पर अगर नेट फोर्स की बात करता ना, यानी M2 मून की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तब वो चेंज होता। लेकिन जो सेम मासेस के बीच में फोर्स की बात करेगा ना, तो ध्यान रखना कि वो फोर्स सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, किसी थर्ड मास की प्रेजेंस से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर 6 न्यूटन पहले है तो अभी भी स्टिल 6 न्यूटन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी डिपेंड्स अपॉन, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो ना नेचर पर, ना हीट पर, ना एक्सीलरेशन पर, तो इट मीन्स नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द टाइडल वेव्स इन सीज आर प्राइमली ड्यू टू, देखो प्राइमली ड्यू टू, ये प्राइमली पूछ रहा है कि मेनली किसकी वजह से होती है। ध्यान रखिएगा मेनली जो होती है मून की वजह से होती है, सन की वजह से भी होती है पर मून ज्यादा अफेक्ट करता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर किसी ऑप्शन में मून है तो वो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट ऑफ द सन ये नहीं है, ये मून है, तो मून हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड बैक द मैक्सिमम फ्यूल इज कंज्यूम। देखो अर्थ से जा रहा है, मून पे जा रहा है, वापस लौट के आ रहा है, मैक्सिमम फ्यूल कहाँ कंज्यूम होगा, जहाँ पे मैक्सिमम वर्क होगा। मैक्सिमम वर्क कहाँ होगा, जहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगता है, जब वो अर्थ से टेक ऑफ करता है, जब अर्थ से ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है ना मूव करना, तो उस समय उसको ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा होता है उस समय। तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पर रॉकेट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एक्स, फोर्स ज्यादा, वर्क ज्यादा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो इट मीन्स फ्यूल ज्यादा बर्न होगा जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 particles of mass m, 2m, 3m, 4m are kept in sequences at a corner of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of a square. कोई स्क्वायर है, उसके सेंटर पे मतलब उसके कॉर्नर पे 4 मासेज रखे हुए हैं। अब उसकी वजह से हमको फोर्स फाइंड करना। देखो इसको कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर ये 7 है। देखो कैसे करेंगे इसको।
तो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसके कॉर्नर पर मास रख रखे हैं एम एम, ये एम और ये एम, सॉरी अलग अलग है ना, एम 2m 3m और ये 4m। इसके सेंटर पे भी एक मास रखा हुआ है, एम मास रखा हुआ है, ये एम मास। तो देखो हर एक मास की वजह से फोर्स निकाल। अच्छा साइड कितनी ए है, तो अगर ये ए है ये भी ए है, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये भी ए है तो √2 हो जाएगी, √2 इंटू ए। मुझे हाफ चाहिए तो हाफ कितनी होगी, तो √2 में 2 का डिवाइड करो तो ए अपॉन में √2 आएगी। तो एक चीज तो ध्यान रखो, दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, ए अपॉन में √2। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो। तो अब देखो हर टू मासेस के जो पेयर्स है ना, सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, यानी इन दोनों मास के बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस, और m3m के बीच में डिस्टेंस, m4 यानी ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो m किस तरफ फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लिया कि F फोर्स है। 2m कितना फोर्स लगाएगा, तो देखो डिस्टेंस सेम है, बस मास को डबल किया है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3f हो जाएगा, और 4m मास कितना लगाएगा 4f। तो इसका एक FBD बनाते हैं। तो FBD में क्या होगा, इधर लग रहा है F फोर्स, इधर लगेगा 2f फोर्स, और इधर लगेगा 4f, और इस तरफ लगेगा 3f। इसको वेक्टर से सोल्व करेंगे। देखो f और 3f दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ क्या आएगा, 3f की तरफ कितना आएगा 2f। ओके, ये 2f और ये 4f, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, 4f की तरफ आएगा, कितना आएगा 2f। यानी कि अगेन हमारे पास में ये डायग्राम बन के आ गया, रिजल्टेंट इधर 2f है, इधर 2f है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो ध्यान रखो कि जब कभी भी कोई भी टू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट एंगल बीच में 90 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो रिजल्टेंट उन दोनों की मिड में आता है, और वो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स होता है। कितना होता है √2 टाइम्स, √2 टाइम्स किसका, वन ऑफ द फोर्स का। तो 2f का √2 टाइम्स हो जाएगा। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो। अब f हमने क्या एज्यूम किया था, तो f हमने एज्यूम किया था कि f क्या था, कौन कौन से मासेस के बीच में फोर्स था, m और m के बीच में। तो m और m के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल G, दोनों मास का मल्टीप्लाई यानी कि m स्क्वायर, बीच में डिस्टेंस कितनी मासेस के बीच में, a अपॉन √2, तो a अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन के आएगा a स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर करोगे तो 2। तो अब ये 2 को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लेकर आओगे तो 2 से 2 4 बनेगा। तो फाइनल जो आंसर बन के आएगा ना हमारा स्टूडेंट्स, वो आएगा 4√2 और कैपिटल G m स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो 4√2 कैपिटल G m स्क्वायर, 4√2 कैपिटल G m स्क्वायर और a स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, three equal masses 1 kg each are placed at vertices of an equilateral triangle PQR, 2 kg placed at the centroid or triangle which is at distance 2m, √2m each of the vertices of triangle, the force Newton acting on the mass 2 kg। देखो ये क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है और सेंट्रोइड पे फोर्स पूछ रहा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे विदाउट एनी यूजिंग एनी वैल्यू। तो देखो ट्राइंगल बनाओ, क्वेश्चन को देखो ये वेक्टर से सोल्व होगा डायरेक्ट। देखो इसने ये कह दिया कि भी सब जगह वर्टिसेस पे जो मास है ना वो सेम है, तो सब जगह मास सेम लग गया, ये सेम लग गया। सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड पे हर एक मास के सेंट्रोइड पे मास कितना 2m है, हर एक मास की वजह से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल रहेगी क्योंकि सेंट्रोइड है। अब देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फोर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो तीनों का मास सेम है, तीनों के बीच की डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम है, तो हर एक ये वाला जो मास है ना ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तीनों का मास का पेयर सेम है, तीनों के मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो फोर्स भी सेम रहेगा। अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इसको भी अपन सोल्व करेंगे वेक्टर से। देखो हमेशा ध्यान रखो, अच्छा इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होगा तो 120 120 120 बनेगा। तो यहाँ पर वेक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। वेक्टर पॉइंट ये कहता है कि अगर कहीं पे भी कोई टू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का जो एंगल है ना वो एंगल 120 है, तो ध्यान रखो जो रिजल्टेंट आता है ना वो रिजल्टेंट भी सेम आता है, कितना आता है एफ आता है, और वो जो डायरेक्शन होती है ना वो एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी बिल्कुल मिड में आता है, 60 डिग्री एंगल पर आता है। तो क्या पॉइंट है कि जब कभी भी कि वेन एवर टू वैक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स is 120 degree,
then the magnitude of the resultant vector will be same to the one of the vector. तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी बाकी के सेम होगा। अब फाइनली हमारे पास में टू वेक्टर है, एक वेक्टर एफ ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर एफ नीचे की तरफ है, एज मैग्नीट्यूड इज सेम एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दैट देयरफॉर दे विल कैंसिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो एफ इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एफ इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्पेरिकल होल इज मेड इन सॉलिड स्फीयर, यह है ए स्पेरिकल hole is made in solid sphere of radius r, the mass of sphere before hollowing was m, the gravitational field at the center of the hole due to the remaining mass। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, फील्ड निकालना है मतलब फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहले पूरे कंप्लीट मास की वजह से निकाल दो इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जहां पर हमको पूछा है, फिर जो पार्ट रिमूव किया ना उसकी वजह से, उस रिमूव पार्ट की वजह से वहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो पहले मैं मान के चलता हूं कि भाई ये मेरे पास में पूरा एक सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर से अगर इसकी रेडियस कितनी आर है ना, तो इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना। ध्यान रखना ये जो पार्ट है ना ये कंप्लीट फील्ड है ना, पूरे पूरे मास की वजह से निकाल रहा हूँ, अगर पूरा मास कैपिटल है ना इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर वो पॉइंट डेप्थ मतलब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है तो फॉर्मूला ये होता है कि एफ नहीं आई, तो जो फील्ड इंटेंसिटी होती है ना वो होती है आई इज इक्वल टू कैपिटल जी टोटल मास और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी कि r/2 और अपॉन में रेडियस का क्यूब, ये रेडियस का क्यूब, तो r से क्यूब को कैंसिल आउट करोगे स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन के आई, इसको I1 नाम देते हैं अपन, तो I1 इक्वल टू होगा कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन में 2r²। ओके, अब देखो हमें जो पार्ट बात करनी ना, अभी रिमूविंग पार्ट की वजह से निकालना, तो रिमूविंग पार्ट कौन सा है, ये रिमूविंग पार्ट है। तो अब ये जो पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं ना, इस रिमूविंग पार्ट की वजह से इसके सेंटर पर निकाल दो। तो अब इस रिमूविंग पार्ट की वजह से अगर अपन इसके सेंटर पर निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी स्फीयर के सेंटर पर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, उसके सेंटर पर जो इंटेंसिटी होती है ना वो क्या होती है, जीरो होती है। अब मुझे नेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई नेट निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, जो I1 है ना इस I1 में से I2 को माइनस करूंगा, क्योंकि I2 जीरो है तो फाइनल यही हमारा आंसर बन के आएगा, यानी कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन में 2r²। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M r radius, each are kept in such a way that each touches the other two, the magnitude of the gravitational force on any of the sphere due to other two masses। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भी हमारे पास में 3 मास है, एक मास ये रहा और इसको इस तरीके से रखा है कि एक मास बाकी 2 मासेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो अब हर एक का मास m है, ये m है, ये इनके सेंटर है। अच्छा, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी रेडियस r है, तो ये r, ये जो भी है ये भी r और ये भी r। तो अब हमको क्या करना है, किसी भी एक की वजह से, किन्हीं 2 मासेस की वजह से किसी थर्ड मास पे फोर्स निकालना, तो कोई बात नहीं भाई, इसकी वजह से इसके लिए निकाल दो, इसकी वजह से इसके लिए निकाल दो। अब तो देखो दोनों की मासेस की से जो डिस्टेंस आ रही है वो सेम आ रही है और दोनों का मास का दोनों पेयर ऑफ मास भी सेम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये वाला जो मास है ये इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा, तो किस तरफ लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, कितना आएगा, एफ। ये वाला दूसरा वाला मास किधर लगाएगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी कितना आएगा, एफ, क्योंकि मास का पेयर सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों तरफ एफ एफ मान सकते हो। अच्छा, एंगल कितनी हो जाएगा बीच में, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। तो हमारे पास में ये वेक्टर बन के आ रहा है, वेक्टर से सोल्व करेंगे इसको भी, दोनों तरफ फोर्स सेम है, बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये दो वेक्टर के बीच में अगर सोल्व करना है तो एफ स्क्वायर प्लस में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर और कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2, 2 से 2 को कैंसिल आउट करो, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इट मीन्स 3f स्क्वायर, तो इट मीन्स ये बनेगा 3 इंटू √3 इंटू एफ, तो ये बन गया है। अब एफ कितना गिवन है, तो एफ हमने क्या माना था, तो कोई भी 2 मासेस के बीच में फोर्स, तो एक तो मास ये रहा, तो इस मास की वजह से और इस मास की वजह से दोनों के बीच में फोर्स निकाल दो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, √3 इंटू एफ की वैल्यू है कैपिटल जी, दोनों का मास सेम है तो m स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r इंटू आर, यानी कि 2r का स्क्वायर, इट मीन्स 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4
ये हमारा आंसर आएगा और जी एम स्क्वायर, यानी कि 10th का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द मून इज डी एंड अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड विल बी जीरो। देखो इसको भी कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे इसको। जब भी ऐसा हो ना कि भाई एक तरफ अर्थ दे रखा, कोई भी दो मासेस हो, दो मास की बात हो रही, कह रहा है कि बीच में डिस्टेंस है कुछ डी, एक का मास बता दिया कि 81 टाइम्स है, इसका 81 टाइम्स है, इसका 1 से। अगर मून का मास 1 मानता हूं तो अर्थ का मास कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। तो इस केस में अगर ये पूछा ना कि नल पॉइंट कहाँ पाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहाँ होगा, तो मान लिया कि वो फील्ड यहाँ पर, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, हमेशा स्मॉल मास से डिस्टेंस करनी, स्मॉल मास अर्थ का। ये एक्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो आगे से, डी दोनों के बीच की डिस्टेंस डी अपॉन में कितना टाइम्स है, एक मास दूसरे मास की कितने टाइम्स है, जितने टाइम्स है उसको लिखो और प्लस करके 1 कर दो, इसको सोल्व कर दो। तो डी की वैल्यू कितनी देखो, तो डी की वैल्यू प्लेस करूंगा तो डी की वैल्यू है हमारे लिए, डी तो डी रहेगा एज इट इज, एन कितना कितना टाइम्स है, 81 टाइम्स, तो 81 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, ये 1, तो 9 प्लस 1 क्या आएगा 10, तो यानी कि डी अपॉन में 10 बन के आएगा। पर ध्यान रखो ये जो डी अपॉन 10 है ना, ये तो हमारे ऑप्शन भी नहीं है। तो ये जो डी अपॉन 10, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहाँ से आ रही है, ये मून से आ रही है। कहाँ से, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड किया ना, तो ये तो कहाँ से आ रही है, एक्स जो मून से आ रही है। हमें क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ से डिस्टेंस पूछी, इट मींस ये डिस्टेंस पूछी, और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो डी में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्स माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास वैल्यू बन के आएगी। तो हमारे पास में एक्स हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो हम इसको आगे सोल्व करने का तरीका क्या है, डी माइनस एक्स करो, यानी डी माइनस डी अपॉन 10 करो, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 9 अपॉन में 10, ये हमारा आंसर 9d अपॉन 10 हो जाएगा, 9d अपॉन 10। क्लियर, तो इट मीन इसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फॉलोइंग कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। देखो ध्यान रखो, सेंटर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के लिए बात करता ना, तो सेंटर से सरफेस तक जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसके बाद आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आई अपॉन आर स्क्वायर होती है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन तो देखो कहाँ पर है, तो स्ट्रेट लाइन इसमें भी है, जीरो से देखो, जीरो से लेकर आर तक स्ट्रेट लाइन इसमें भी आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन इसमें भी आ रहा है, और बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें करेक्ट होगा बच्चों, जो आंसर होगा ना वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ऐसा क्यों, देखो याद रखो कि जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था ना, अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम देखोगे 12th का क्वेश्चन का, जो आई का जो फॉर्मूला होता है ना, ऐसा तो फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, पर ये स्केलर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में ये आता है आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आता है आर के। क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है ना वो किस तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है, और रेडियस वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए अपन साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस। इट मीन जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव ग्राफ बनेगा, तो इट मीन फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि द फोर्स बिटवीन ए होलो स्फीयर एंड ए पॉइंट मास एट पी इनसाइड इज एज शोन इन फिगर। तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड का जो फॉर्मूला होगा ना फोर्स का, वो कितना होगा। तो देखो होलो स्फीयर के अंदर है ना, तो ध्यान रखो किसी भी होलो स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जब फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, ए स्फेरिकल शेल इज कट इनटू टू पीसेस along a chord as shown in figure for point P and Q। स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब होलो स्फीयर। तब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो ये Q पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो एक चीज का ध्यान रखना, इंटेंसिटी यहाँ पर है ना, देखो ओवरऑल बात करते हैं ना, जिसमें अगर पूरे मास की वजह से बात करेंगे ना तो यहाँ पर जीरो होगी, इसमें नो डाउट। लेकिन जब अगर मैं इंडिविजुअल बात करता हूँ किसकी वजह से, क्यू की वजह से, इस वाले पार्ट के से, यानी अपर वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट भले होलो है लेकिन यहाँ पर तो मासेज है ना, ये यहाँ पर तो मास है ही है, भले आप उसको पॉइंट 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 की तरह कंसीडर करो, यहाँ पर तो मास है ही है।
तो क्या इनकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, सबकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो इनकी वजह से इंटेंसिटी होगी। कि जो नीचे वाला जो पोर्शन है भले ही अंदर से होलो है, लेकिन इसके जो साइड है, इन साइड्स पे जो इसके सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर तो मास है ही ना, इनकी वजह से तो इंटेंसिटी होगी, सबकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये अपन ये नहीं कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, किसकी वजह से? इस पार्ट की वजह से वो जीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ होगी। ये भी क्यू की वजह से भी जीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ होगी। दोनों की देखो, क्यू की वजह से भी होगी, पी की वजह से भी होगी, दोनों की इक्वल होगी और अपोजिट होगी, तभी तो दोनों का मिलाकर जीरो होगा। तो इट मीन्स क्या आई पी इज ग्रेटर देन आई क्यू? बिल्कुल भी नहीं, फिर जीरो ही नहीं होगा। क्या ये भी गलत नहीं हो जाएगा? ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि आई पी और आई क्यू के लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ऐसा नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू, ये फोर्थ ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। तो 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर शोज द टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ मास m1 m2 एंड रेडियाई r1 r2 रेस्पेक्टिवली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट a at a distance x from the center such that r1 r2 will be। तो हमको क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना है, और वो पोटेंशियल भी कहाँ पर है? जो x एक पॉइंट है जो r1 से ज्यादा होना चाहिए, r2 से कम होना चाहिए। देखो r1 है यहीं तक है, r2 ये पूरी है, तो r1 से ज्यादा और r2 से कम, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर आएगा? ये कहीं बीच में आ रहा होगा, मतलब इस वाले रीजन के अंदर आएगा ना, इस वाले रीजन के अंदर आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जब भी पोटेंशियल आता है, क्या पूछा इसने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा ना। अब देखो पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमको याद होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि इसको अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू होता है माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r, जो डिस्टेंस होती है वो होती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, m1 और m2 की वजह से हमको वहां पर निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो मैं अगर देखो m की वजह से बात करता हूँ, इस अंदर वाले रीजन की वजह से बात करता हूँ जिसकी रेडियस r है, अगर इसकी वजह से सेंटर पे, इसके बाहर की वजह से बाहर पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो देखो इनर स्पेयर तो क्या सॉलिड है, इनर स्पेयर हो गया ना। अब इनर स्पेयर के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, अगर उस पर मुझे अगर इंटेंसिटी निकालनी है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ले लूंगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस, यानी कि V1 की जो वैल्यू बन के आ रही ना, तो V1 की वैल्यू बन के आएगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में, अच्छा M1 है ना, M1 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस x है ना, तो मैं x लिख देता हूँ, जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस एज इट इज लेंगे। अब बात करनी है M2 की वजह से। अब देखो M2 क्या है? M2 है कंप्लीट। अब M2 की वजह से, M2 की वजह, M2 मास की वजह से कहां पर आ गया? पॉइंट कहां पर आ गया? इनसाइड आ गया। अब याद रखो, हमेशा ध्यान रखो, जो होलो स्पेयर जो होता है ना, स्पेरिकल जो सेल होता है, स्पेरिकल सेल के कारण उसके जो इनसाइड जो फील्ड होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सरफेस के बराबर होती है। जो सरफेस पे होगी वही सेंटर पे होगी। तो बड़े वाले मास की वजह से उसके सेंटर पे, उसके सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G, मास कितना M2 है, और डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी थी इसकी, R2 थी ना, ये R2। अब इनको ऐड कर लो, तो इसके हिसाब से माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर जो कैपिटल G भी कॉमन आ जाएगा, कैपिटल G कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? M1 अपॉन एक्स और M2 अपॉन R2। तो M1 अपॉन एक्स, M2 अपॉन R2, तो M1 अपॉन एक्स, M2 अपॉन R2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सी बेटर है। क्लियर है? दोनों को ऐड कर दो और माइनस कॉमन ले लो, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर सच दैट x इज ग्रेटर देन R2, R2 से भी ज्यादा है। R2 से मतलब समझ गया ना, तो बाहर जो M2 है ना, वो पॉइंट मास बाहर आ गया, ये मतलब इधर ले लेता हूँ, वो पॉइंट मास है ना, वो जो पॉइंट है वो बाहर आ चुका है। x जो है ना, इस बार x कहाँ पर आ चुका है? बाहर आ चुका है। तब इसके लिए क्या करेंगे? बहुत ईजी है, अंदर वाले की वजह से, बाहर वाले की वजह से, दोनों की वजह से निकाल दो और ऐड कर दो, यही तो करेंगे ना भाई। इनर वाले की वजह से निकाल देंगे, तो इनर वाले की वजह से कितना आएगा? तो इनर वाले की वजह से डिस्टेंस कितनी, x2 है, सॉरी x है, और बाहर वाले की वजह से सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? वो भी x ही होगी। दोनों के लिए स्पेयर के बाहर आया पॉइंट, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M, दोनों के लिए क्या आ जाएगी? x, तो x, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा ना, ये माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में x, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 2G अपॉन में x आ जाएगा। तो ये अच्छा, M1 M2 अलग अलग ना, सिर्फ मास सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पर M1 ये M2, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लो, G कॉमन लो, अंदर आ जाएगा M1 अपॉन एक्स प्लस M2 अपॉन में x। ठीक है, तो x x एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी पूछिए ना, कोई बात नहीं, इंटेंसिटी में x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी पूछी है तो यहाँ पर माइनस साइन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस प्लस रहेगा, सॉरी। तो हमारे पास फाइनल आंसर जाएगा जी m1 प्लस m2 और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस डिपेंड्स। जी की वैल्यू किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? ओनली अर्थ स्ट्रक्चर, क्या सिर्फ अर्थ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है? मतलब शेप पर डिपेंड करती है, तो ये हो सकता है सही। ओनली ऑन अर्थ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल पे भी डिपेंड करती है, ओमेगा, ओमेगा ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू में चेंज आता है, तो इसका मतलब सेकंड बी सही है। ऑन अबव बोथ, हाँ दोनों सही है। ऑन नन ऑफ दीज एंड इज सेम, ऐसी तो बात नहीं है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? थर्ड, कि बोथ अबव द करेक्ट। Diameter and mass of a planet is double that of the Earth. Then time period of the pendulum at a surface of planet is how much times of the time period at the Earth surface। देखो ये कह रहा है कि पहले पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ की सरफेस पे टी इज इक्वल टू, याद रखो 18th क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का अर्थ की सरफेस पे होता है 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन में जी, है ना। एल यहाँ पर लेंथ है और जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। तो अब देखो यहाँ पर अपन रिलेशन बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो हमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। देखो 2 पाई पर कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है? एल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ध्यान रखना। जिस हिसाब से जी की वैल्यू में चेंज आएगा उसी हिसाब से जाएगा। तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? अगर मैं डायमीटर दूसरे प्लेनेट की बात करता हूँ, तो अर्थ, अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? जी इज इक्वल टू कैपिटल, मतलब स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, ये अर्थ की रेडियस स्क्वायर। अब दूसरे प्लेनेट के लिए क्या बात कर रहा है? जी डैश इज इक्वल टू, तो ये कह रहा है कि डायमीटर एंड मास ऑफ ए प्लेनेट इज डबल्ड, तो डायमीटर को डबल कर दिया और मास भी डबल कर दिया। तो डायमीटर को डबल किया तो डायमीटर डबल किया यानी कि 2m, सॉरी मास डबल किया 2m हो गया। डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल होगी, यानी कि आर का 2r हो जाएगा, इट मीन्स 4r का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो 2, तो इट मीन्स ये बन के आ जाएगा 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं? स्मॉल जी। तो हमारे लिए जो टाइम पीरियड आएगा, जो नया टाइम पीरियड आएगा, यानी जो टी डेज आएगा, वो टी डेज कितना आएगा? 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन में हाफ, हाफ जी हो जाएगा, ये तो होगा ना हाफ जी। तो 2 को ऊपर लेकर जाओ, तो इसको अपन सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं? इसको सोल्व करके लिखोगे 2 पाई, नीचे के ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लिख दो, तो ऊपर जाके क्या बनेगा? √2 बन जाएगा ना ऊपर जाके। तो √2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई एल अपॉन में जी, क्योंकि 2 तो मैं बाहर ले चुका हूँ, कि ऊपर जाकर बाहर आ जाएगा, अलग से कर लोगे तो ये हो जाएगा। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल टी लिख सकता हूँ। तो कैपिटल टी का कितना टाइम्स हो गया? √2 टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स यानी सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, व्हेन अ बलून filled with हाइड्रोजन इज रिलीज्ड ऑन द मून देन इज दिस। तो देखो कह रहा है कि अगर अपन मून पे चले जाएं, कहाँ चले जाएं? मून पे। अगर मून पे जाकर अगर किसी बलून को अगर अपन रिलीज करते हैं, तो किस, अगर वहां पर एक्सीलरेशन भी बता दिया, ऐसे भी मून पे वहां पे एक्सीलरेशन g/6 ही होता है, मेंशन और कर दिया 1/6 होता है। तो अर्थ का अगर 1/6 है तो वो बलून किस तरीके से जाएगा? क्या वो राइज करेगा या फॉल करेगा? तो पहली चीज ध्यान रखो, वो राइज तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ पर राइज करने के पीछे रीजन जानते हो क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर अर्थ पर एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस पर बॉयंट फोर्स लगता है और ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है। पर मून पर तो कोई एयर है ही नहीं, तो कोई भी बॉयंट फोर्स नहीं लगेगा, तो इनमें से कहाँ पाएगा? डाउनवर्ड आएगा। और किस एक्सेलरेशन से आता आएगा? सेम इसी एक्सेलरेशन से आता आएगा। तो इसका मतलब इसका करंट आंसर राइज तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। फॉल डाउन विद एक्सेलरेशन लेस देन 5, ऐसा क्यों? ऐसा भी नहीं है, ये हो जाएगा करेक्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो आर रिलेटेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन? जी, तो ये कह रहा है कि स्मॉल जी और डेंसिटी में हमको रिलेशन निकालना है। कोई बात नहीं, डेंसिटी रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, कि जो स्मॉल जी होता है वो होता है डेंसिटी के टर्म में कि 4/3 पाई, ये होता है पाई के बाद साथ में आता है कैपिटल जी और आता है रो और साथ में आता है आर स्क्वायर, सॉरी सिंपल आर आता है, सिंपल आर आता है। तो अब यहाँ से हमारे पास में रिलेशन बनाएगा, क्या पूछ रहा है इसने? डेंसिटी पूछ रहा है सब जगह, तो डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी का यहाँ से बनाओगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जाएगा? 3g अपॉन में 4 पाई कैपिटल जी और रो, कैपिटल जी है ना। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में कैपिटल जी। अच्छा यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया ना,
जी, यहाँ कैपिटल जी आएगा, यहाँ पे इन्होंने गलत मेंशन कर दिया, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, और तो कोई बेइज्जती नहीं रहा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन 20 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द मास ऑफ द मून इज 1% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द मून टू दैट ऑफ मून ऑन द अर्थ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक तरफ अर्थ है, एक तरफ मून है। अब ये कह रहा है कि जो मून का जो मास है ना, वो अर्थ के मुकाबले कितना है, 1%। ठीक, तो इस केस में अर्थ, देखो अर्थ मून को पुल कर रहा है, मून अर्थ को पुल कर रहा है, तो इन दोनों के पुल करने का रेशियो कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पर अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना पुल अर्थ, जितने जिस फोर्स के साथ अर्थ मास को पुल करेगा ना, उतने फोर्स के साथ मून अर्थ को पुल करेगा, यानी कि दोनों के लिए अट्रैक्शन सेम रहेगा, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इट मीन्स जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, 22nd क्वेश्चन करेंगे। इमेजिन ए न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ, बट इट इज 3 times बिगर देन द अर्थ इन साइज, if the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g and that on the surface of new planet is g dash, तो क्या रिलेशन आएगा। अरे कुछ ही नहीं है, ये कह रहा है कि भाई डेंसिटी को कांस्टेंट रख रहा है, रेडियस को चेंज कर रहा है। तो ये रिलेशन भी जस्ट पढ़ा था, तो जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है 4/3 पाई, और साथ में आ जाएगा कैपिटल जी रो, और साथ में आ जाएगा आर। ये कह रहा है कि अगर इसने, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया, तो जी आर पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितने टाइम से आप उसको आर को इंक्रीज करोगे, उसके साइज को इंक्रीज करोगे, उतने टाइम के साथ क्या हो जाएगा, उसका जी भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर तुमने उसको 3 टाइम्स के साथ अगर उसको बिगर किया ना, तो उसका जो जी भी होगा वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। One can easily weight the earth by calculating the mass of the earth using the formula। तो अर्थ का मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो हमको पता है कि जी की वैल्यू हम जानते हैं, जी कितना होता है 9.8 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे जी कितना होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या मास ऑफ दी अर्थ है, तो यहाँ से एम का फॉर्मूला बना लो, तो एम इक्वल टू क्या जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। Mars has a diameter of approximately 0.5 of the of Earth। मास, जो मार्स है ना, उसका जो डायमीटर वो अर्थ से हाफ है। मास कितना है, 0.1 है अर्थ का। सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स एज कंपेयर टू द ऑन द अर्थ इज ग्रेटर बाई द फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर के साथ हो रही है, तो कितने टाइम्स होगी, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये पूछ रहा है सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि अर्थ की सरफेस पे क्या होता है, आई कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। अब किसको क्या कर रहा है, ये मार्स, इसका जो डायमीटर वो 0.5 टाइम, तो जितना टाइम से डायमीटर होगा उतने टाइम से रेडियस हो जाएगी। 0.5 का मतलब हो गया हाफ टाइम, तो इसने क्या कहा कि जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया, तो कोई बात नहीं। अच्छा मास को क्या किया, 0.1 है, तो मास को रखा 0.1, ओके, और 0.1 टाइम्स कर दिया, रेडियस को कितना कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब ये हुआ कि 1/2 करना, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, 4 को ऊपर लेकर जाओ मल्टीप्लाई करो, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ये किसके लिए थी, अर्थ के लिए, तो आई डैश इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.4 इंटू में आई, तो 0.4 टाइम्स हो जाएगा, 0.4 ये 0.4, तो ये हो गया 24 क्वेश्चन। तो फाइनली बच्चों ये हमने कर लिए हैं यहाँ पर 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। तो ये पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन जो कवर करेंगे टॉपिक, जो हम कवर करने वाले हैं, तो एक तो करेंगे वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कवर करेंगे, इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कवर करेंगे। पोटेंशियल वर्क डन यहाँ तक कर लेंगे, 48 तक करेंगे अपन, 48 तक है ना, 48 सफिशिएंट रहेंगे क्या, 48 सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन तक अपन इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल लेक्चर आज का। तो अब इसकी जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ मैं एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ये इस तरीके से ना, इसके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम में ग्रुप बना दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं पीडीएफ पूरी इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए, अगर यहाँ तक पहुँचे हो और देखे हो, तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर कुछ क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट आया हो, कोई टॉपिक को लेकर, सर ये तो पॉइंट मुझे पता ही नहीं था, एक बार इसको मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसके लिए करना क्या है, वीडियो के कमेंट में, आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और बताना कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम फेस की, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करूँगा या फिर उसका सेपरेट पार्ट बना दूंगा। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ बताना उनको, कि ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प करें। ये तो एक सीरीज है, स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर इसी चैनल पर आपको वीडियोस देखने की मिलेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।